हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका कि नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 3 के बारे में जिसका कि नाम था आरंभिक नगर। उसमें हमने देखा था कि आरंभिक जो नगर थे वो नगर कैसे डेवलप हुए, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, ये सभी चीज़ें उसमें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं उसमें जो अवशेष है उसके अलावा किताबों से भी हमें जानकारी मिलती है और कब्रों से भी हमें जानकारी मिलती है। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है बुक में कि जो एक मेरी नामक बालिका होती है वो फर्स्ट बार अगर सभी स्टूडेंट के साथ लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पर वो बुक्स को देखती है। एक अलमीरा में उसे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स दिखाई देती है, वो उसे खोलती है तो टीचर उसे बोलती है कि ये सभी अलग अलग धर्मों की बुक्स हैं। फिर टीचर उसे बोलती है कि हमारे पास तो वेदों का संग्रह भी है। तो मेरे को लगता है कि वेद क्या है, तो वहीं से हमने अब हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि वेद क्या है, क्या उनके प्रकार हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या वो नॉर्मल जो हमारी किताबें होती है उस तरीके से हैं या फिर वो कुछ अलग हैं, और जो इतिहासकार है वो वेदों का अध्ययन किस तरीके से करते हैं, और जो वेद है उसके बारे में क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कब्रें, महापाषाण कब्रें क्या है और विशेष प्रकार की कब्रें हमें मिली, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कब्रों से मिली और वे कितनी पुरानी है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वेद, वेदों के प्रकार 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद हमारे 4 हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना। ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना है। ऋग्वेद के अंदर क्या है? सूक्त है। सूक्त क्या है? सूक्त प्रार्थनाएं हैं। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम जानेंगे कि जो वेद है क्या वो नॉर्मल बुक्स की तरह है या फिर उनकी कुछ विशेष प्रकार की वो चीज़ें। तो वेद बुक्स नहीं है। जिस प्रकार बुक्स लिखी हुई होती है उससे सबसे पहले वेदों को लिखा नहीं गया था। सबसे पहले वेदों को एक दूसरे को सुनाकर वो चलते आ रहे थे। वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनकर आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। आश्रम में बच्चों को सुना दिया जाता था, फिर वो आगे धीरे धीरे अपने शिष्यों को सुनाते थे। इस तरीके से वेद आगे बढ़ते आ रहे थे। इनको लिखा कब गया? 200 वर्ष पूर्व ही हमारे वेदों को लिखा गया। उससे पहले वेद सिर्फ एक दूसरे को सुनाकर आगे बढ़ते आ रहे थे। ये हमने जाना। फिर हम जानेंगे अगर वेदों को लिख लिया तो इनकी लैंग्वेज क्या है। वेदों की लैंग्वेज है संस्कृत। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा संस्कृत है। जो नॉर्मल हम आजकल पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं है, कठिन संस्कृत है। वेदों की भाषा है संस्कृत। ये हमने जान लिया। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारे इतिहासकार हैं वो वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं। उससे पहले हम हमारे अध्याय में भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा का एक परिवार है और सभी भाषाएं आपस में कनेक्टेड हैं। वो हम जानेंगे। एक शब्द है भारोपीय। भारोपीय भाषा, सोचो इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषाएं। भारत यूरोपीय भाषाएं। सवाल ये उठता है किस तरीके से ये समान है। तो जो यूरोप की भाषाएं हैं, 3 अलग अलग लैंग्वेज के शब्द हम लेंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिंदी का माँ शब्द, इंग्लिश का मदर और संस्कृत का मातृ। क्या दिखाई दिया हमें? इन शब्दों में समानता। तो ये सभी लैंग्वेज एक दूसरे से मिलती जुलती हमें दिखाई देती है और ये एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है, ये हमने जाना। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारे इतिहासकार हैं वो वेदों का अध्ययन किस तरीके से करते हैं। तो वो इतिहासकार हैं तो वो वेदों से इतिहास को निकालेंगे। वे इतिहासकार ये जानने का कोशिश करते हैं उससे कि उस समय किन किन चीज़ों का महत्व था। तो वो कैसे जानेंगे? तो ऐसे बताया गया है कि एक वार्तालाप से पता चलता है कि उस समय किस किस चीज़ों का महत्व था। तो वार्तालाप किनका? ऋषि विश्वामित्र। ऐसा बताया गया है कि ऋषि विश्वामित्र दो रिवर से बात करते हैं, दो नदियों से, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। क्या बात करते हैं? वे कहते हैं कि हे नदियों, हे गाय के समान नदियों, अपने बछड़ों के साथ खेलती हुई आप लोग पहाड़ों की ओर से नीचे की ओर आइए। तो वे नदियाँ कहती है कि हमारा प्रवाह निश्चित है और हम अपने प्रवाह से ही आएंगी। फिर वे कहते हैं कि हे नदियों, घोड़ों के समान तीव्र गति से बहने वाली और गाय के समान अपने बछड़ों के साथ खेलती हुई नदियों, हे नदियों, आप अपने पहाड़ों की ओर से आए। तो फिर वह पूछती है कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऋषि बोलते हैं कि मेरे जो घोड़े और रथ हैं वो बह जाएंगे, तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। फिर नदियाँ कहती है कि हम आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। तो इससे हमने क्या देखा? गाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, गाय का महत्व था। गाय, घोड़ों को बचाने की बात उन्होंने करी तो घोड़े इम्पोर्टेंट थे, और रथ। अब सवाल ये उठता है क्यों इम्पोर्टेंट थे? इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि घोड़े जो थे युद्ध में काम आते थे, रथ भी युद्ध में काम आते थे। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि युद्ध क्यों होते थे। युद्ध के बारे में पता चला। तो युद्ध क्यों होते थे? तो युद्ध का रीज़न था चारागाह वाली भूमि, और धन, और मवेशी के बारे में बताया गया है कि मवेशी, ये सभी रीज़न थे युद्धों के। क्या उस समय यही नीड थी कि भाई हमारे पास पशु है तो हमें उनको चलाने के लिए भूमि चाहिए, धन सबको चाहिए। धन के लिए मवेशियाँ जिनसे हमें दूध और चीज़ें, गोबर, ये सभी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो इन सब के लिए युद्ध होते थे, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि जो हमारे वेद हैं उसमें लोगों की विशेषता बताने के लिए क्या शब्द यूज किए गए। तो दो शब्दों के बारे में हम जानेंगे। देखो, राजा और ब्राह्मण, ये दो शब्द लोगों की विशेष पहचान बताने के लिए वेदों से हमें जानने को मिलते हैं। राजा कोई युद्ध जीतने वाला या बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा, उस अर्थ में इस शब्द का मतलब नहीं था उस समय। नॉर्मल जो एक विशेष व्यक्ति होगा वो राजा, और ब्राह्मण जिसे जो यज्ञ कराने वाला, जिसे मंत्रों का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण। तो ये दो विशेष व्यक्तियों को बताने के लिए वेदों में शब्द हमें मिलते हैं। उसके बाद व्यक्तियों के लिए हो गया, उसके बाद समूह को बताने के लिए किन शब्द का यूज किया जाता है। तो समूह को बताने के लिए जन और विश, ये दो शब्द वेदों में यूज हुए। जन शब्द को हम पढ़ते हैं तो हमें नॉर्मली पता चलता है कि जन, आजकल जैसे जनतंत्र होता है वैसे ही जन शब्द का अर्थ समूह के लिए लिया गया। एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, यदुजन और पुरुजन। ये हो गया वेदों में व्यक्ति की विशेष पहचान के लिए राजा और ब्राह्मण, समूह के लिए जन और विश, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि आर्य और दास क्या है। आर्य और दास नॉर्मल सी बात है। जो वेदों का ज्ञाता था वो था आर्य, वेदों को जानने वाला, वेदों को जानने वाला आर्य, और जो इसके विपरीत थे, जिन्हें पता नहीं चलता था, वो थे दास।
ये हमने जान लिया आर्य कौन थे, दास कौन थे। इस दास का मतलब शुरुआती दौर में जो आजकल गुलाम हम जानते हैं कि गुलाम यानी दास, तो शुरुआती दौर में गुलाम दास नहीं थे। जो वेदों को नहीं जानते थे, नॉर्मल व्यक्ति थे, वो दास थे। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द गुलाम जो थे वो उनके लिए दास, और फिर स्त्रीलिंग में दासी शब्द यूज़ होने लग गया। ये हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर पश्चिम है उसमें वेदों की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर क्या क्या हो रहा था। क्या क्या हो रहा था, जो कब्रें थी उन कब्रों के बारे में पता चलता है कि जो कब्रें थी उनको लोगों को गाड़ा जा रहा था, उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुओं को भी गाड़ा जा रहा था, और उन कब्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले एक नाम हमारे सामने आता है महापाषाण। इस शब्द को हम देखते हैं तो महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर। क्या समझ में आया हमें, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्रें, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे कि इसका समय क्या है, कितने वर्ष पुरानी ये कब्रें हैं। तो लगभग 3000 वर्ष पुरानी पूर्व इनके बारे में जानकारी। ये हमने देखा किस तरीके की थी ये कब्रें। चैप्टर में फोटो है इसकी, तो भी हम यहाँ देख लेते हैं। इस तरीके से इसके चारों ओर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, फिर यहाँ छोटे छोटे पत्थर, बिल्कुल डेकोरेट करके इन कब्रों को बनाया जाता था। मतलब अलग से शिल्पी चाहिए होंगे इन कब्रों को बनाने वाले, कि भाई हाँ वो इनको इस तरीके का बना सकें। फिर इसके अंदर व्यक्ति की कब्र होती थी, और यहाँ एक हॉल जिसका नाम है पोर्ट हॉल, इसकी भी कहानी है, वो भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये कब्रें और इनके साथ हमें क्या मिला। तो इन कब्रों की विशेषता ये थी कि इनके साथ हमें काले और लाल रंग के बर्तन मिले, बर्तन इन कब्रों के साथ मिले, ये हमने जाना। इसके बाद हम देखेंगे इन बर्तनों के साथ साथ इन कब्रों से औजारों के भी अवशेष हमें मिले। और ये जो हमारी कब्रें हैं किस शेप की थी ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इन कब्रों से हमें उस समय की सामाजिक असमानताओं के बारे में भी पता चलता है। तो सामाजिक असमानता वो कैसे पता चलता है कि भाई कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, तो वो जो कब्रें थी उनके साथ कुछ कब्रों के साथ विशेष और ज़्यादा मात्रा में चीज़ें मिली और कुछ कब्रों के साथ कम चीज़ें मिली। तो एग्जाम्पल के लिए एक जगह है ब्रह्मगिरी, जहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र के साथ 33 सोने के मनके और शंख, ये चीज़ें उस व्यक्ति की कब्र के साथ मिली। वहीं उसके स्थान पर उसके पास जो कब्र थी उससे सिर्फ बर्तन मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक कब्र में से 33 सोने के मनके और शंख मिला, दूसरी कब्र से सिर्फ बर्तन के अवशेष मिले। तो इससे हमें ये पता चला कि उस समय कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे। जो अमीर थे उनके साथ उनकी चीज़ों जो बहुमूल्य चीज़ें थी उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। सामाजिक असमानता के बारे में पता चला। उसके बाद हम देखेंगे एक विशेष खास परिवारों के लिए खास कब्रें होती थी। तो वो अपना पोर्ट हॉल वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि जो ये हमारी कब्र थी महापाषाण वाली बड़ी कब्र, उसमें यहाँ जो एक वो पोर्ट हॉल होता था। इस पोर्ट हॉल का मतलब क्या था, कई जगह पर हमें एक कब्र से बहुत सारे कंकाल मिले। तो
हम क्या लोगों ने क्या अनुमान लगाया कि जो वो बहुत सारे कंकाल मिले वो शायद एक ही परिवार के लोगों के कंकाल हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही परिवार के सारे लोग एक साथ मर गए? नहीं, ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति पहले मर गए उन्हें यहाँ दफनाया गया। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति मरे उनके कंकाल को इस पोर्ट होल के माध्यम से उसी कब्र में दफना दिया गया। और ये हमें कैसे पता चला? बहुत सारे कंकाल एक ही कब्र से मिले। तो ये हो गया कि जो पोर्ट होल थे उससे एक ही कब्र में बहुत सारे व्यक्तियों को दफना दिया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि एक विशेष व्यक्ति की विशेष कब्र के बारे में। कहाँ से मिली है विशेष व्यक्ति की विशेष कब्र? इनाम गांव करके गांव है। सवाल उठता है इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव अपने महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट है पुणे। वहाँ पर घोड़ नदी है, उसकी सहायक नदी भीमा नदी किनारे, भीमा नदी के किनारे वहाँ पर ये इनाम गांव है जहाँ एक विशेष व्यक्ति की कब्र मिली। इसके बारे में हमें 3600 से 2700 वर्ष पूर्व यहाँ लोग होने के अवशेष। ये अनुमान लगाया गया। अब वो विशेष कब्र विशेष क्यों है ये हम जानेंगे कि विशेष इसलिए है कि वहाँ पर जो हमें कब्र मिली उस कब्र में एक पांच कमरों वाला एक घर जो कि उस गांव में सबसे बड़ा घर है। उसमें 5 कमरे हैं, उसमें एक गोदाम भी है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि वो सबसे संपन्न घर होगा। उसमें घर के अंदर एक कब्र मिली, संदूक में व्यक्ति को बंद कर दिया और बंद करे हुए कंकाल मिले, उसके साथ बर्तन भी मिले। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद उसमें भोजन रखा गया होगा। इस तरीके से एक कब्र मिली इनाम गांव में। तो अब ये ऐसा माना जाता है कि वो कब्र थी वो किसी विशेष व्यक्ति की कब्र होगी। संदूक के अंदर व्यक्ति को दफनाया गया, कंकाल संदूक के अंदर मिला। ये हमें कहाँ मिला? इनाम गांव से। ये हमें कब्र से क्या जानकारी मिली कि कोई विशेष व्यक्ति था तो उसे उसके घर में ही दफनाया गया। और घर को देख के विशेषता उसकी लगी कि भाई हाँ कोई वो बड़ा व्यक्ति होगा, ये हमने जाना। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि कंकाल भी मिल रहे हैं कब्रों से और लोग संपन्न थे, असमानताएं थी, ये सब चीज़ें देख ली। उसके साथ अब ये एक बात ये हो रही है कि जो कंकाल थे उससे हम पता कैसे लगाएंगे कि वो कंकाल महिला का है या पुरुष का है या फिर किसी बच्चे का है। कंकाल छोटा है तो ऑब्वियसली वो किसी बच्चे का कंकाल है, लेकिन वो पुरुष का है या महिला का ये कैसे पता लगाएंगे? हम देखेंगे कि यदि उसके साथ गहने मिले हैं तो वो महिला का कंकाल है, लेकिन ये हम आज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन उस समय तो पुरुष भी गहने पहनते थे, तो फिर कैसे पता लगाएंगे? तो जो महिला होती है उसका जो हिप एरिया होता है, हिप और पेल्विक एरिया होता है महिला का, वो बड़ा होता है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है। तो उससे लोगों ने पता लगाया कि जो इस तरीके से या इन अंगों से बड़े कंकाल थे वो महिला के कंकाल थे और बाकी पुरुषों के कंकाल थे। ये हमने जाना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनाम गांव के लोग थे उनके काम धंधे क्या थे। काम धंधे इनाम गांव के लोगों के क्या ही करते थे काम? ये लोग खेती बाड़ी करते थे, गेहूँ, जौ, तिल, मटर, ये सभी चीज़ें ये लोग उगा देते थे। उसके साथ साथ एक विशेष बात ये कि ये लोग इंसान मांस खा जाते थे। बहुत सारे जो कंकाल थे उनमें उनके भाग कटे हुए मिले। तो क्या अनुमान लगाया गया कि ये लोग उन मांस खाते थे तो ये लोग जानवरों को या फिर उनको खा जाते थे, ये भी इनका फूड था। तो कई कंकाल ऐसे मिले, कटे हुए कंकाल का भाग कटा हुआ।
उससे पता लगा कि लोग मांस भी खाते थे। और किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन पशुओं के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, तो बहुत सारे हैं। गाय, भैंस, सूअर, मछली, नेवला, चीता, कुत्ता, बकरी, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा। ऐसा लग रहा है कोई पशु इन्होंने छोड़ा ही नहीं। मृग और चिड़िया, चितकबरा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे पशु ले लिए। इन सभी पशुओं को या तो वो अपने खाने फूड के लिए, मांस के लिए उपयोग करते थे, या फिर अपने गाय भैंस, इनसे वो लोग दूध, गोबर, ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने देखी। तो क्या क्या देखा हमने इस चैप्टर में? किताबें और कब्रें थी। तो किताब के लिए हमने वेदों का देखा कि वेद क्या हैं, उनकी लैंग्वेज क्या थी, क्या वो नॉर्मल बुक्स की तरह थे, और वेदों के बारे में इतिहासकार कैसे स्टडी करते हैं, और हमें और किस चीज़ से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? कब्रों से। कब्रें कैसी थी, महापाषाण कब्रें क्या थी, और उन कब्रों से हमें किस किस तरीके से कंकाल मिले, क्या क्या उनके साथ अवशेष मिले, ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में जानी। तो आज का हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन।